प्यारे साथियों, जैसा कि हमने कल कहा था कि हम आज की डेट पर आपको ये सूचित करेंगे कि टेस्ट सीरीज़ का आयोजन किया जाए या नहीं। तो दो बातों पर विचार करने के बाद कि एक तो समय आप लोगों को बहुत कम मिला, चाहे कोई पूर्वतः तैयारी कर रहा हो या जो एपीओ का मेंस लिखा है, तो मन के मंतव्य के हिसाब से कदम उठाना चाहिए जिससे आपका अहित न हो। और दूसरे, उस प्रश्न पत्र को तैयार करने में मेरा निजी मानना है कम से कम 5 दिन चाहिए। आज 22 तारीख बीत गई है, तो 27 तारीख तक अगर पेपर पढ़ेगा तो आप लोगों के मन में, और दूसरी बात, वो पेपर कितना सुनिश्चित है उसके लिए 2 घंटे के माहौल में बैठकर एग्ज़ाम देने जैसी बात में हमेशा ये पैरेलल माइंड में चलेगा कि इतनी देर में तो हम और कुछ पढ़ लेते, कोई ज़रूरी है कि ये सीधे क्वेश्चन आ ही जाएं, ये भी बात है। तो मैंने अपना निर्णय ये खुद से वापस लिया और पर डे आपसे जितना हो सकता है, जैसे आपके पढ़ने में ही सहयोग, कहते नहीं कि कोई चीज़ बह रही है थोड़ा सा धक्का दे दीजिए, जंप लग जाए बढ़िया से, तो उसकी भूमिका में मैं आ गया हूँ और ये निःशुल्क है। वहाँ आप ये भी मुश्किल में फंस सकते हैं कि कितना दें कि न दें, लेकिन यहाँ जो हमारी बात आपकी 20 मिनट की होगी लगभग, वो निःशुल्क है। पर डे का रेगुलर वीडियो है और आपके 12 फरवरी तक मैं कोशिश करता हूँ कि आप बेहतर कर सकें। मुख्य परीक्षा के दरमियान जो चीज़ें चलेंगी, चाहे वो जीएस मेंस के लिए या जो 9 लोकल एक्ट हैं उसके मेंस के अकॉर्डिंग जो भी समय मिल पाएगा, जैसी स्थिति रहेगी, तो उस समय जो स्थिति रहेगी उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा और हम लाइव पर डे आते ही हैं आपको बताएंगे। आज हम फिर जूरिस पर ही कुछ क्वेश्चन जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं उस पर आपका ध्यान खींचेंगे, जहां से सवाल सीधे तौर पर बन सकते हैं या उससे जुड़े हुए मैटर को अगर आप समझते हैं तो भी आप सवाल हल कर सकते हैं। ठीक है, तो बगैर देरी किए शुरू करते हैं। जितना कवर हो सकता है, केवल आप हमको गौर से अगर सुनेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी और आपके दिमाग में हो सकता है आपने ऑलरेडी इसको पढ़ रखा हो, तो ऑलरेडी ये चीज़ें क्या हैं, रिकॉल करेंगी और वो आपको याद करने में या आपके एग्ज़ाम में आने पर हिट करेंगी कि सर ने ये बात वीडियो में समझाई थी और वही क्वेश्चन सेम आया हुआ है। वहाँ आपको हल करने में एक तर्क संगतता का, एक सुसंगतता का बोध होगा और आपका उत्तर एकदम निश्चित सही जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। नैसर्गिक विधि के आलोचक हैं, सीधा उत्तर बेंथम है। ये यूपी पीसीएस 1998 का सवाल है। इसमें व्याख्या ध्यान से देखिए तो कहता है कि 19वीं शताब्दी को हम प्राकृतिक विधि विचारधारा की अवनति का काल कह सकते हैं। 19वीं शताब्दी से मेंशन करके कईयों दफ़े सवाल आया है, आप भी यहाँ ध्यान दीजिए। इनके आलोचकों में बिको, हर्डर और मॉन्टेस्क्यू थे। तो ये 3 नाम आप ऐसे समझें कि 19वीं शताब्दी को हम प्राकृतिक विधि विचारधारा की अवनति का काल, यानी इसके यहाँ ये विचारधारा अवसान ले रही है, कह रहे हैं। इसके आलोचकों में, यानी इस नैसर्गिक विधि के आलोचकों में विको, हर्डर, मॉन्टेस्क्यू थे। ह्यूम, एडम स्मिथ, फर्गुसन और मिलर भी आलोचक थे। तो ये जो नाम मैं बता रहा हूँ इनको आलोचकों की श्रेणी में याद रखिए। हाब्स एवं बेंथम ने प्राकृतिक विधि की तीव्र आलोचना की है। उनके लिए प्राकृतिक विधि है ही नहीं। तो ऐसे ही जब किसी विद्वान के बारे में ठोस आर्गूमेंट हो, ठोस तथ्य हो, तो आपके मान लीजिए नया सवाल एक्सपर्ट ने बनाया है, ये तथ्य अगर आप जानते हैं तो इसका उसमें निवेश कर, यानी साझा कर, उस उत्तर से टैली कर। जब आप पा जाएंगे कि ये तो इसके विरुद्ध बात कर रहा है, फट से वो टिक हो जाएगा कि ये उत्तर कूट वाला, ये फला फला उत्तर गलत है। अक्सर प्रश्न पत्र टफ तभी होता है जब कूट आधारित सवाल ज़्यादा हो जाते हैं। डायरेक्ट अगर पूछते हैं तो आप मैनेज में नंबर अच्छा गेन करेंगे। उन्हीं सवालों में प्रॉब्लम ज़्यादा आती है जो कथोपकथन पे आधारित होते हैं या कूट आधारित होते हैं। जीएस में भी यही हो गया है। पहले डायरेक्ट पूछा जाता था कि रजिया किसकी बेटी थी, सीधा। अब ऐसा नहीं पूछा जाता, अब उसको पहले 2 सेंटेंस में प्रश्न रहेगा, उसके बाद 4 कूट बनाया जाएगा और पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन है,
1 2 2 1 2 1 3 1 2 इस तरीके से। ये उत्तर को आपको जटिल बनाता है और आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा टेस्ट करना चाहता है कि आप ऊपर ऊपर पढ़े हैं या आप अंदर तक घुसने की आदती हैं। ठीक है, तो वही बात यहाँ भी है। दूसरा सवाल है कि हम आलोचक की बात तो कर लिए, प्राकृतिक विधि के समर्थकों में कौन कौन है? तो ध्यान से देखिए, अरस्तु नंबर 1 पर आता है, सिसरो नंबर 2 पे आता है, सेंट एगस्टाइन ग्रेगरी और संत थॉमस एक्विनास। ये क्या हैं? नेचुरल लॉ के सपोर्टर हैं। तो इनको भी आप माइंड में रखिए कि अगर इनके बारे में नेचुरल लॉ के विरुद्ध कोई बातें लिखी हैं, इसका मतलब ये गलत बात है ना। बाकी चीज़ें आप ऐसा तो है नहीं कि संज्ञा शून्य है। आप अगर ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, इधर आप जोरदार ढंग से जूरिस्प्रूडेंस पढ़े हैं, तो ये चीज़ें आपको नहले पे दहले का काम करेंगी। अगला सवाल, विधि शास्त्र की शाखाओं में से किसमें स्टोइक दर्शन ने अपनी अभिव्यक्ति पाई? तो वो ही जो कहता है कि विधि शास्त्र की शाखाओं में से किसमें स्टोइक दर्शन ने यानी अपने आप को उसमें अभिदर्शित पाया, प्रतिबिंबित पाया, तो वो नैसर्गिक विधि शास्त्र। व्याख्या से समझिए बात को। वास्तविक अर्थों में प्राकृतिक विधि की कहानी का आरंभ प्राचीन यूनानी दार्शनिक से होती है। प्राकृतिक विधि विचारधारा मूलतः स्टोइकिज्म दर्शन शास्त्र की एक शाखा, जिसे सीरियम के जैनों ने स्थापित किया था, है ना, से प्रभावित थी। उसके अनुसार सभी रचना में एक विश्वव्यापी शक्ति व्याप्त है। ये हमें भी आज के युग में भी, जैसे हम जो पार्लियामेंट में चीज़ें देख रहे हैं पास होकर के, यही एक्ट हम जो पढ़ रहे हैं, आपको नहीं लगता कि इन सब चीज़ों में जो मूल शक्ति तो कोई और ही काम कर रहा है? किसी की बुद्धि से, मैकाले की बुद्धि से आए, चाहे अपने कोई भारतीय की बुद्धि से आए, लेकिन वो बुद्धि में कहाँ से आ रहा है, ये इस पर आप जब मंथन करेंगे तो आपको नेचुरल लॉ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमिन्ड पुस्तक के लेखक। कई दफ़े पूछा गया है, ध्यान से सुनिए किताब का नाम, प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमिन्ड पुस्तक के लेखक कौन है? ऑस्टिन है। द कंसेप्ट ऑफ लॉ, उस दिन जब मैं लेखकों के नाम बता रहा तो ये भी, और ये सब 98 के क्वेश्चन हैं। सिद्धांत जो नैसर्गिक विधि की विचारधारा से संबंधित नहीं है, प्रतिस्थापित प्रतिपूर्ति का नियम। फिर एक सवाल बहुत पूछते हैं, उपयोगितावाद सिद्धांत के जनक कौन है? वैनथम एक नैतिकतावादी एवं सुखवादी दार्शनिक थे। तो अब इसे नैतिकतावादी या सुखवादी आ जाए तो आप फुलर को मत ढूंढने लगिएगा। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। वैनथम एक नैतिकतावादी एवं सुखवादी दार्शनिक थे। प्रत्येक विधिक क्रियाकलाप को वह सुख या प्रसन्नता की कसौटी पर तौलना चाहते थे। वैनथम ने प्राकृतिक विधि को ऊंचे मंच से उतार दिया और उसकी जगह उपयोगिता को धारण में बिठाया। यानी नेचुरल लॉ में जो चल रहा था, जो धारणा 19वीं शताब्दी तक चल रही थी, उसके बाद वैनथम ने इसमें कहा कि नहीं, अगर वो उपयोगी है तब हमारे काम का चीज़ें हैं, हमारे सुख में वृद्धि करे तब वो लॉ है। वो लॉ नहीं है कि जो एक शाश्वत रूल बना हुआ है। समझ रहे हैं? उपयोगिता का मतलब है उपयोगिता की धारणा को बिठाया। इनके उपयोगिता के सिद्धांत का मतलब अधिक से अधिक लोगों की अधिक से अधिक भलाई था। वही बात, उपयोगी है या नहीं, वो मैक्सिमम लोगों के लिए उपयोग उसका हो सकता है नहीं, तभी वो ला है। विधि को नैतिकता से अलग रखता है कौन? यानी मोरल वैल्यू को बिल्कुल अलग करके संप्रभु के पॉइंट से सोचता है ऑस्टिन। विधिशास्त्र के विज्ञापक एग्जाम के उद्देश्य से नहीं है। व्याख्या, ऑस्टिन अधिरचनावादी विचारधारा के, यानी विश्लेषणात्मक विचारधारा जो थी, ये तो इतिहास की हो गई, प्राकृतिक विचारधारा हो गई, और अभी अभी जस्ट हम लोगों ने बेंथम की जो बात पढ़ी उपयोगितावाद, वो, और अब ये हम जो पढ़ रहे हैं कि ऑस्टिन का अधिरचनावाद, ये संबंध जो है, अधिरचनावाद विचारधारा मतलब विश्लेषणात्मक विचारधारा से है, और यह विधि के अध्ययन के जैसे भी है। ये शब्द बहुत पूछते हैं, बारीक चीज़ है समझने की लायक, कि ऑस्टिन अधिरचनावाद विचारधारा के प्रवर्तक थे। वे विधि का अध्ययन विधि जैसे भी है, व्हाट लॉ इज, और एक चाहिए होता है ना, तो चाहिए में शायद गुडहार्ट आता है, लेकिन ये जो विधि जैसी है वो ऑस्टिन आता है के रूप में बल दिया उन्होंने। विधि को नियमों की व्यवस्था के रूप में A.L. हार्ट मानता है। प्रोफेसर हार्ट ने ब्रिटिश अधिरचनावाद का अग्रणी समकालीन प्रतिनिधि, यानी विश्लेषणात्मक के बाद जो क्लास स्कूल आता है उसमें हार्ट की, यानी नियमों, मानक नियमों की जो बात की जाती है, केल्सन बात करता है, हार्ट बात करता है, हार्ट के ऐसे बहुत पूछा जाता है, तो वो आप चीज़ें ध्यान देंगे।
इसमें प्रोफेसर हार्ट के बारे में इनकी एक महत्वपूर्ण कृति है पॉजिटिविज्म एंड द सेपरेशन ऑफ लॉ एंड मॉरल्स। दूसरी इनकी किताब है द कंसेप्ट ऑफ लॉ। आदि पुस्तकों के माध्यम से अपने सिद्धांत की इन्होंने व्याख्या की। हार्ट द कंसेप्ट ऑफ लॉ के विधिक सिद्धांतों की व्याख्या नियमों की व्यवस्था एज ए सिस्टम ऑफ रूल के रूप में की। तो यही नियमों की व्यवस्था अगर पूछते हैं तो आप हार्ट को टिक करना है। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीय सहायक नियम। कभी कभी पूछता है कि हार्ट ने नियम को किस तरीके से माना है, तो प्राथमिक और द्वितीयक। ठीक है, उसके बाद एक सवाल आता है कि देखिए कुछ डिफिनीशन है। एकमात्र अधिकार जो व्यक्ति धारित कर सकता है वो कर्तव्य करने का अधिकार। मैं पहले ही क्लास में बताया था, ये ड्यूगिट का विचार है। ठीक है, अधिकार विधि द्वारा संरक्षित हित है। अगर मान्यता प्राप्त आ जाए सामंड, अगर केवल विधि द्वारा संरक्षित हित है तो इहरिंग। इस तरीके से निगमित व्यक्तित्व के यथार्थवादी सिद्धांत। व्यक्तित्व के कई सिद्धांत हैं, उसमें एक सिद्धांत है यथार्थवादी। यथार्थवादी सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले गिरियर्के थे, समयर्क थे और मेटलैंड। ये नाम याद रखिए, यथार्थवादी सिद्धांत के प्रवर्तक के नाम आपसे पूछ सकता है। ठीक है, और निर्णय के संदर्भ में न्यायिक पूर्व निर्णय के संबंध में एक थ्योरी बहुत प्रचलित है, घोषणात्मक सिद्धांत। यहाँ से सवाल अक्सर बनाते हैं। इसके जो विद्वान हैं, मेन विद्वान हैं, वो हैं डाइसी, एलन और सामंड। ठीक है, इसे परंपरागत सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अनुसार न्यायाधीश का कार्य सृजनात्मक नहीं, अर्थात विधि का निर्माण नहीं, अपितु पहले से विद्यमान विधि की मात्र घोषणा करना है। इस सिद्धांत के समर्थकों में ब्लैकस्टोन, कोक और हेल। जबकि सृजनात्मक एक है घोषणात्मक सिद्धांत और एक है सृजनात्मक सिद्धांत। सृजनात्मक सिद्धांत के अनुसार न्यायाधीश विधि का निर्माण करते हैं, परंतु उनकी विधि निर्माण की क्षमता विधायक की अपेक्षा सीमित है। इस सिद्धांत के समर्थकों में, यानी सृजनात्मक सिद्धांत को कौन फॉलो करता है? ऑस्टिन, हॉलैंड, जेर्थरो, ब्राउन व ग्रे। ठीक है, और घोषणात्मक सिद्धांत को मानने वालों में ब्लैकस्टोन, कोक और हेल। ये नाम एकदम क्लियर याद होना चाहिए। देखिए वही सवाल जो मैंने कहा था कि ये सवाल पूछा गया है कि अधिकार विधि के नियम के द्वारा मान्यता प्राप्त और संरक्षित है, इसका कथन सामंड का है। अगर मान्यता प्राप्त शब्द नहीं रहेगा तो इहरिंग रहेगा। ठीक है, विधि व्यक्ति नहीं कहा जा सकता एक मृत व्यक्ति को। इसमें एक केस आता है, हमें इस समय केस का नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन मृत व्यक्ति के विधिक व्यक्तित्व को न स्वीकारने के लिए इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक केस है, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। व्याख्या, सामान्यतः एक मनुष्य का व्यक्तित्व उसके जन्म से प्रारंभ होता है और उसकी मृत्यु के साथ समाप्त होता है। ठीक है, सामाजिक संविदा के प्रमुख आधार हैं। हाब्स सेल्फ प्रिवेंशन को मानता है, लाक मानव हक को मानता है और रूसो रहस्यवादी रचना को मानता है, मैजेस्टिक कंस्ट्रक्ट। प्राकृतिक विधि के आलोचकों में हाब्स और वेंथम है। ठीक है, कब्जे के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने नहीं किया? तो ऑस्टिन एक ऐसा विद्वान है जिसने कब्जे के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया, जबकि प्रतिपादकों में सामंड हैं, पोलक हैं, जकारिया हैं, सैबिनी हैं, इहरिंग हैं इत्यादि हैं। ठीक है, विश्लेषणात्मक प्रत्यक्षवाद स्कूल शाखा से संबंधित नहीं है। आज थोड़ा हरासमेंट की वजह से दिक्कत है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, आप उसको इग्नोर करते हुए ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये हमें ऐसा लगता है कि शायद आपको जो लीड मिलनी है, हम आपसे अगर सीआरपीसी पे बहस करें, कॉन्ट्रैक्ट पे बहस करें, आईपीसी पे बहस करें, वहाँ आपको जटिलता नहीं है, वहाँ नंबर आप लाएंगे, नंबर यहीं जाएगा, यहाँ और इंटरनेशनल लॉ में। तो मेरी छोटी सी कोशिश है कि सहयोग करूँ भी तो नाम का ना करूँ भाई, आपका सहयोग हो तो महत्वपूर्ण बिंदु पर हो, उसी को ध्यान में रखते हुए। जैसे ये कई बार पूछा गया है कि किसने डिटर्मिनिंग रेशियो डिसेंडाई या फिर केस प्रख्यात लेख लिखा? गुडहार्ट। ठीक है, पूछ सकते हैं। विश्लेषणात्मक प्रत्यक्षवाद स्कूल शाखा से कौन संबंधित नहीं है? ड्वार्किन। ठीक है, लॉ ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट के लेखक कौन है? ब्लैकस्टोन है। अधिकारों एवं कर्तव्यों का प्रसिद्ध विश्लेषण किसने किया था? होफेल्ड ने किया था। स्वामित्व के संदर्भ में सर हेनरी मेन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? यानी अगर सामुदायिक दायित्व का सिद्धांत किससे संबंधित है, उल्टा पूछ सकते हैं कि सामुदायिक दायित्व का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो आपको मारना है कब्जा लिखा रहेगा, विधिक व्यक्तित्व लिखा रहेगा, अधिकार लिखा रहेगा और स्वामित्व लिखा रहेगा।
तो आप चुपचाप मानिए कि सर हेनरी मैन की ये रचना है और ये स्वामित्व के संदर्भ में है। किसके बारे में? सामुदायिक दायित्व का सिद्धांत। इस तरीके से ब्रैकेट सिद्धांत किससे संबंधित है? ये विधिक व्यक्तित्व से है, ना कि स्वामित्व से। तो ये जो सिद्धांत और उस किस मुद्दे पर सिद्धांत है, इसमें कंट्राडिक्ट करवाते हैं और ऑप्शन ऐसा देते हैं कि जिससे आपको कन्फ्यूजन हो जाए। तो यहाँ क्लियर याद रखिए कि सामुदायिक दायित्व का सिद्धांत स्वामित्व से रिलेट करता है, जबकि विधिक ब्रैकेट सिद्धांत जो है विधिक व्यक्तित्व से। और ब्रैकेट सिद्धांत यानी कोष्ठक सिद्धांत भी लिखा मिल सकता है आपको, वो इहरिंग द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार केवल मनुष्यों को ही हितवाधिकार हो सकते हैं। ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ लॉ के लेखक हार्ट हैं। अधिकार एवं विधि की संतान है। एक प्राकृतिक अधिकार का ऐसा पुत्र है जिसका कभी कोई पिता नहीं रहा। ये कथन किसका? ये पूछ सकते हैं, आप समझ जाइए। ये सवाल है 1999 का। ये सवाल पूछ सकते हैं कि अधिकार एक विधि की संतान है, एक प्राकृतिक अधिकार एक ऐसा पुत्र है जिसका कभी कोई पिता नहीं रहा। समझ रहे हैं? तो ये कथन पैटर्न का है, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो पता लगे अपने मनमानी। कब्जे के दो तत्व, मैंने कब्जा वाले चैप्टर में जब शुरुआत में क्लास ली थी बताया था कि कब्जाधीन वस्तु पर प्रभावकारी नियंत्रण होना चाहिए, और दूसरा आधिपत्य का आशय या वर्गीकरण दिया गया सैबिनी के अनुसार है। ठीक है। ये जो कब्जाधीन मतलब सैबिनी कहता है कि कब्जाधीन वस्तु पर प्रभावकारी नियंत्रण क्लासिफिकेशन नंबर 1 और उसका आशय नंबर 2। ठीक है। नेचुरल लॉ विद वेरिएबल कंटेंट के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? फिर से सुनिए, नेचुरल लॉ विद वेरिएबल कंटेंट सिद्धांत के लेखक कौन है? स्टेमलर हैं। रास्को पाउंड द्वारा प्रतिपादित सामाजिक अभियांत्रिकी सिद्धांत का सही अर्थ इंगित कीजिए। समाज में प्रतिस्पर्धी हितों का संतुलन। ठीक है। लोक चेतना के सिद्धांत सैबिनी को आप जानते हैं। विकासशील समाजों में अब तक संचालन पारिस्थितिकी संवेदना की ओर संचालन रहा। ये कथन किसका है? हेनरी मैन का है। ठीक है। और उसके बाद आता है सामाजिक समग्रता का सिद्धांत, आप जानते हैं ड्यूगिट का है। कतिपय कर्तव्य निरपेक्ष हैं। इस पर भी मैंने पहले ही वीडियो में आपको क्लास दिया था, शॉर्ट वीडियो थी लेकिन उसमें महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा हुई थी। एक विधिक व्यक्ति है, भारत का संघ भी विधिक व्यक्ति हो सकता है, राष्ट्रपति हो सकता है, निगम हो सकता है और मूर्ति हो सकती है। ठीक है। तो इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे। 20 मिनट लगभग पूरा हो गया है और हमने 2 साल के पेपर देख लिए हैं। ऐसे ही हर दिन आपको क्रम से करता जाऊंगा। निश्चिंत होकर पढ़िए, भाव ये रखिए कि निश्चित प्रिय होगा। सारे पेपर को कवर करने के चक्कर में आप ऐसा मत कीजिएगा कि जिसमें आप स्पेशल हैं वो उसका नुकसान उठा लीजिए। कम से कम उस पेपर को सॉलिड जोन में रखिए कि वहाँ से सवाल हम हर हालत में गलत नहीं करेंगे। ठीक है। चीज़ों को ध्यान में रखिए। करंट अफेयर्स पे भी निगाह बनाए रखिए। करंट अफेयर्स एक ऐसा मुद्दा है कि अगर आप इधर नवंबर 22 से लेकर के और नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने का केस, 3 महीने का अगर करंट आपने कायदे से देखा है तो आप जान जाइए कि अगर मान लीजिए 10 करंट भी पूछ लेते हैं, 150 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं तो 5 आप सही कर सकते हैं। मेरा ऐसा अपना मानना है, क्योंकि एपीओ का पेपर लेने के बाद ही इन्होंने पेपर बनाने के लिए कहा होगा। और वो बात एपीओ का मेंस आप जान रहे हैं कि इसी जनवरी में 7, 9 और 10 जनवरी को हुई थी, तो उसके बाद ही पेपर सेट किए होंगे। तो 9-10 जनवरी के बाद का मतलब ये हुआ कि 9-10 जनवरी के आसपास का करंट, यानी आप वहाँ अगस्त से लेकर के दिसंबर को कायदे से देख लीजिए। अगर साल भर का देख रहे हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि एपीओ मेंस में ऐसा देखने में आया कि 2 साल पुराना करंट अफेयर्स भी उन्होंने पूछा। इन सब बातों का ख्याल रखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। प्री में तो कोई विशेष बात नहीं रही, 9 एक्ट से जुड़ने का भी समय धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। अगर आप भी ऐसा लगता है कि बचे हुए कुछ में आपने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, केवल 9 जीके के एक्ट को विशेष तौर पे पढ़ना है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 7705090393। और अगर हमें किसी अन्य मुद्दे पर कोचिंग क्लास या किसी के बारे में बात करनी है तो भी यही व्हाट्सअप नंबर है। व्हाट्सअप नंबर पे आप व्हाट्सअप करेंगे, हम आपसे संपर्क करेंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। अपने और अपने लोगों के बीच में स्वस्थ होकर के मस्त होकर पढ़ाई कीजिए। समय सबका आता है, इंतज़ार करने का फल मीठा मिलता है। इन सब बातों के साथ एक नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ कल फिर मिलेंगे, जब हम बात करेंगे एविडेंस के बचे हुए जूरिस्प्रूडेंस के बचे हुए टॉपिक पर। जो वो सवाल पे चर्चा हो रही है जो ऑलरेडी पीसीएस परीक्षा में पूछे गए हैं, ना कि लॉ की परीक्षा में। आपको ध्यान देना चाहिए, जितना ज़्यादा वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आप हल करेंगे उतना भी आपके दिमाग में शुद्धिकरण होता जाएगा। और प्रारंभिक परीक्षा के लिए आप इतने परफेक्ट हो जाएंगे कि प्रश्न देखते ही उत्तर पे आप पहुँचेंगे। वो अधिकतम सवाल पर डे हल कीजिए। अगर संभव हो सके तो कम से कम 500 सवाल पर डे हल करिए।
और ये जो 9 एक्ट हैं जिसमें अंतर्राष्ट्रीय विधि और अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक में जोड़ के मैं कह रहा हूँ, तो 9 पेपर के हिसाब से अगर जोड़ें तो आपको, अब एक पेपर अगर 2 भी दिन दें तो 18 दिन नहीं बचा है। कैसे कि इसमें आज 22 तारीख हो गई, 8 दिन इसमें बचा है, हाँ 18 दिन, यानी एक पेपर पे आप 2 दिन दें। समझ रहे हैं, एक पेपर पे अगर 2 दिन दें तो भी आपको समय नहीं है, क्योंकि टोटल तो है 25 पेपर, तो 50 दिन थोड़े बचा है। तो आपको ये समझ जाइए कि स्पीड बहुत हाई करके और वही मैनेज करके कि कौन हमें बहुत आता है, कौन नॉर्मल आता है, कौन बिल्कुल नहीं आता है। तो बचे हुए समय में सॉलिड होने के लिए, 250 से ऊपर नंबर पाने के लिए आप ये सारी जुगत लगाइए जो बेहतरी करने में आपकी मदद करे। वो सारे लोगों से गाइडेंस लीजिए, उन सारे लोगों से जुड़े रहिए जहाँ से आपको फ़ायदा मिल रहा है। जिस लिंक से आप करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं या यूट्यूब में तमाम चीज़ें हैं वहाँ से मदद लेते हैं, तो वो सार्थक मदद समय को बचाते हुए करिए। हम कल फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए विदा दीजिए। सत्यमेव जयते। सबको शुभ रात्रि।